नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे क्रैश कोर्स डे नंबर 11 सेशन में। तो दिस इज आवर BRBL वन लाइनर विद MCQ डे नंबर 11. So already we have covered 10 parts of this particular one liner, and this is the last. We are currently in module B of BRBL. So let's continue with Payment and Settlement System Act 2007. तो इसको शॉर्ट में PSS एक्ट बोलते हैं। तो देखिए, PSS एक्ट एक रूल्स है जो कि RBI ने क्रिएट किया है भारत में, ताकि हम मैनेज कर सकें और ओवरसी कर सकें कि कैसे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम काम करता है। तो बेसिकली ये एक सिमिलर है रूल बुक का, जो कि बताता है सभी को कि कैसे हम स्पेसिफिक गेम को प्ले करें। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर आरबीआई को पावर मिलता है कि वो कंट्रोल करे और मॉनिटर करे कि कैसे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम भारत में किया जाता है। ये अलाउ करता है दोस्तों कि एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट किया जाए जिसको BPSS कहते हैं। BPSS का फुल फॉर्म याद रखिए, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो BPSS को एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको क्रिएट किया गया। तो समझिए कि एक RBI एक रेफरी है, वो श्योर करता है कि सभी लोग रूल्स को सही तरीके से प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो रेगुलेशंस है वो डिटेल इंस्ट्रक्शन है जो कि RBI बनाती है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को मैनेज किया जाए। ये कब आया? 2008 में आया। ठीक है। फिर दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इस एक्ट का मेन गोल है कि हम कंट्रोल करें और ओवरसी करें कि लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं। ये RBI को एक पावर देती है कि वो अथॉरिटी हो इंचार्ज ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो इस एक्ट के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं कि ये श्योर करना कि पेमेंट फेयरली किया जा रहा है और ट्रांजैक्शन लीगली बाइंडिंग है, ये श्योर करना। दोस्तों, बताया जा रहा है कि RBI ने 2 सेट ऑफ रूल क्रिएट किए हैं इस एक्ट के अंतर्गत। एक सेट ऑफ रूल है कि कैसे BPSS ऑपरेट होगा, यानी बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेट होगा। ठीक है। और दूसरा सेट एक्सप्लेन करता है कि कैसे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम वर्क करेगा। तो ये जो रेगुलेशन है ना, वो रूल सेट करता है BPSS कैसे ऑपरेट होगा। ये समझाता है कि BPSS कैसे बना, क्या कर सकता है और कैसे ये मीटिंग होल्ड करेगा, कैसे ये स्मॉलर ग्रुप क्रिएट करेगा ताकि रूल्स एंड फंक्शन RBI के बिहाफ में मैनेज कर सके। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कब इस्टेब्लिश किया गया? तो ये इस्टेब्लिश किया गया दोस्तों 2007, दिसंबर 20, 2007। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कैसे इम्पावर करता है RBI को, क्या करने के लिए इम्पावर करता है? तो ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए और सुपरवाइज करने के लिए इम्पावर करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब ये इन्फोर्स हुआ? तो ये इन्फोर्स हुआ 2008 में और 12 अगस्त को इन्फोर्स हुआ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हम RBI को अथॉरिटी के रूप में डेजिग्नेट करें पेमेंट सिस्टम के लिए भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रेगुलेशन जो कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर किया गया वो कौन कौन सा था? पहला ऑप्शन कह रहा है BPSS 2008 एंड PSS 2008। देखिए, ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन यही सही होगा। बाकी इन्वायरमेंटल, टैक्सेशन, हेल्थ केयर, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम। तो याद रखिएगा 2 रेगुलेशन जो कि लाया गया इस PSS के अंदर, पहला था BPSS और दूसरा था PSS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है BPSS का? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BPSS एंड डिफाइनिंग इट ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन पावर एंड फंक्शन रेगुलेटिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया। देखिए, सिंपल सी बात है, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि BPSS को हम कॉन्स्टिट्यूट करें, इसकी कंपोजिशन, पावर और फंक्शन को डिस्क्राइब करें। फ्रेंड्स, वी हैव CIB कैप्सूल कोर्स फॉर यू। सो for all the 4 subjects we are offering this particular course. In this course you get one liner PDF, कैप्सूल PDF, और ये जो PDF आप देख रहे हैं जिसके थ्रू मैं वीडियो बनाऊँ, ये भी आपको मिलेगा। इसमें आपको 500 प्लस MCQs मिल रहे हैं इस कोर्स में। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इन दिस कोर्स व्हाट यू आर गेटिंग 100 quizzes per subjects. So if you want to avail all these benefits for your upcoming CIB examination, which is almost 20 days away, so you can enroll in this particular course. The link of app is provided in the description section of this particular video. Now let's deal with the objectives of the payment और settlement system regulation. क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑथराइजेशन प्रोसेस। तो ये जो रेगुलेशन है ना, ये बताता है कि कैसे हम परमिशन के लिए अप्लाई करें कि किसी पेमेंट सिस्टम को स्टार्ट करना है या ऑपरेट करना है, और कैसे ऑथराइजेशन ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट स्टैंडर्ड। तो इसमें रूल्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है कि कैसे पेमेंट को किया जाएगा इन सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। क्या मतलब हुआ कि ये रेगुलेशन कवर करता है, यानी हम लोग पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये रेगुलेशन कवर करेगा कि कब और कैसे, कब और कहाँ, ठीक है, कब और कैसे कुछ डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन को सबमिट किया जाएगा अथॉरिटीज़ को।
और लास्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी इसमें सिस्टम प्रोवाइडर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करने हैं, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहला डेफिनेशन है पेमेंट ऑब्लिगेशन। बेसिकली क्या होता है कि वो कर्ज है जो एक सिस्टम के पार्टिसिपेंट ने दूसरे पार्टिसिपेंट से ले रखा है, ठीक है, या किस कारण से ले रखा है, क्योंकि जो हमारा पेमेंट का सेटलिंग होता है रिलेटेड टू वेरियस ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन क्या क्या होता है इसके अंदर, फंड सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जैसे इसको आप सोच सकते हैं कि एक पर्सन जो है दूसरे आदमी को पैसा दे रहा है आफ्टर बाइंग समथिंग, कुछ खरीदने के बाद, वही ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट है पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है जो कि आप प्रोवाइड करते हैं जब आप एक पेमेंट करते हैं। तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे चेक हो सकता है, या डिजिटल ऑर्डर हो सकता है जो कि सिस्टम को बताएगा कि इस पैसे को यहाँ से यहाँ तक मूव करो। नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है कि आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, इसके अंदर आप ये श्योर करते हैं कि जो पैसा है, जो एसेट है, वो करेक्टली ट्रांसफ़र हो। तो ये ग्रुप में हो सकता है या इंडिविजुअल बेसिस में। ग्रुप में कहते हैं उसे नेट बेसिस कहते हैं, और इंडिविजुअल में ग्रॉस बेसिस कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम एक नेटवर्क है या मैकेनिज्म है जो कि लोगों को हेल्प करता है ताकि एक दूसरे से पेमेंट कर सकें। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मनी ट्रांसफ़र। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को कवर नहीं करता, जो कि सेपरेट होता है। सो दिस इज अबाउट द पेमेंट सिस्टम। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। पहला सवाल है कि हमारा पीएसएस जो रेगुलेशन 2008 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है रेगुलेटिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रिस्क्राइबिंग पेमेंट इंस्ट्रक्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट सिस्टम। यस करेक्ट। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जो है प्रिस्क्राइब करें कि पेमेंट इंस्ट्रक्शन कैसा हो, स्टैंडर्ड और पेमेंट कैसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेशन कौन सा एस्पेक्ट कवर नहीं करता पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। मैटर रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ रिटर्न, ऑथराइजेशन प्रोसेस फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेशन, सबमिशन ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट बाय सिस्टम प्रोवाइडर, रेगुलेटिंग एग्रीकल्चर पॉलिसी। ऑप्शन डी गलत है। सही जवाब है इसका सबमिशन, ये रेगुलेटिंग नॉट कर रहा है, ठीक है, नॉट कवर। तो एग्रीकल्चर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिटर्न सबमिट करना, ऑथराइजेशन प्रोसेस होना, अकाउंट नेट बैलेंस सबमिट करना, दिस आर द पार्ट। पेमेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, इंडेप्टनेस ऑर्ड बाय द पार्टिसिपेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एनवायरमेंटल ट्रांजेक्शन। इन्वायरमेंटल का कोई मतलब ही नहीं है, जो भी इंडेप्टनेस है एक पार्टिसिपेंट के द्वारा ऑफ किया गया, resulting for clearing or settlement of payment instruction related to the fund securities. So this is called payment obligation. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमेंट इंस्ट्रक्शन कैसे होता है पेमेंट सिस्टम में। एक्सक्लूसिवली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन, ओनली थ्रू मैनुअल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, थ्रू एनी मीन, किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल हो या मैनुअल हो, राइट। सो पेमेंट इंस्ट्रक्शन कैन बी कैरिड आउट थ्रू एनी मीन्स। सेटलमेंट रेगुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, सेटलमेंट ऑफ पेमेंट इंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी। यस करेक्ट। तो सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप पेमेंट इंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी को सेटल कर रहे हैं। इनमें से कौन सा डेफिनेशन कवर नहीं है पेमेंट सिस्टम के डेफिनेशन में, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड, स्टॉक एक्सचेंज, स्मार्ट कार्ड। करेक्ट आंसर इज स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स, वी हैव CIB crash course for you for all the 4 subjects we are offering this particular crash course. So this crash course is designed in such a manner so as you cover it help you revise the entire concept of CIB in the one-liner format. I am providing you one-liner content, I explaining each and every content, and also providing you sufficient MCQ for practice. So if you want to enroll, the link of app is provided in the description section, and the rest content which you can see is I will dictate all these things to the paid member. Thank you.